हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के चैप्टर में ज्योग्राफी की सेकंड बुक का फर्स्ट लेसन जनसंख्या वितरण घनत्व और संगठन से आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि का महत्वपूर्ण पक्ष किशोरों में वृद्धि। देखिए, ये महत्वपूर्ण वैसे भी क्यों हो जाता है, क्योंकि आप जिस अवस्था से गुजर रहे हैं वो कौन सी अवस्था है? किशोर अवस्था। 12th बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से मोस्टली क्वेश्चंस बैठते हैं। तो अगर हम देखें कि भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक महत्वपूर्ण पक्ष है किशोरों में वृद्धि। अगर हम डाटा देखें तो किशोरों का जो डाटा है वो कुल जनसंख्या का 20.9% है। किशोर जो है वो हमने किसको बोला है? 10 से 19 वर्ष के छात्र और छात्राओं को यहाँ पर किशोर माना गया है। कुछ बुक्स में 12 से 18 वर्ष भी दिया गया है, कुछ में 11 से 19 वर्ष भी दिया गया है। तो 2011 के आंकड़ों में अगर हम देखें तो जो टोटल किशोर जनसंख्या है उसमें से 52.7% किशोर तथा 47.3% किशोरियाँ शामिल हैं। किशोर जनसंख्या काफ़ी संभावनाओं से युक्त समझी जाती है। अभी जैसे ही हमने वीडियो स्टार्ट किया, सबसे पहले हमारा यही लाइन थी कि यह जो टॉपिक है ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्यों ज़रूरी है किशोरों में वृद्धि या किशोरों की जनसंख्या की स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो अवस्था है ये काफ़ी संभावनाओं से युक्त हो जाती है और यहाँ पे जो हमें जो चैलेंजेस फेस करने होते हैं उनमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं? पहला है विवाह की निम्न आयु। अगर किसी भी किशोर की कम अवस्था में विवाह कर दिया जाता है तो जनसंख्या पर उसका एग्जैक्टली प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है निरक्षरता। अगर किशोर जो हैं वो निरक्षर रहेंगे तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। विद्यालय विरत छात्र, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसको हम बोलते हैं विद्यालय विरत छात्र। अगर वो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे तो आगे फिर क्या है, बेरोजगारी की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा है पोषकों की निम्न ग्राह्यता। किशोरों को जो है उस टाइम पीरियड में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। इसके अलावा उनको इस टाइम पीरियड में न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है, पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। उच्च मातृ मृत्यु दर, कम उम्र में जब किशोरियों की शादी कर दी जाती है तो कम उम्र में ही वो माँ बन जाती है, क्योंकि वो उस टाइम पूरी तरह से परिपक्व नहीं होती हैं और इस कारण क्या होता है, मातृ मृत्यु दर जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। एड्स का संक्रमण की उच्च दर, नॉलेज कम होने के कारण एड्स संक्रमण की दर भी जो होती है वो किशोरों में ज़्यादा देखने को मिलती है। शारीरिक व मानसिक अपंगता, अगर सही गाइडेंस ना मिले बच्चे को तो उनको शारीरिक और मानसिक अपंगता की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। किशोर अपराध प्रमुख है और किशोरों में सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से किशोर अपराध होना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने किशोरों को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेकों नीतियां बनाई है। देखिए, आपने सुना भी होगा कि बच्चे जो हैं वो भारत का या किसी भी देश का जो भविष्य है वो कौन है? बालक हैं। वो इसलिए है क्योंकि भविष्य में देश कैसा होगा ये डिपेंड करता है कि आज आपके किशोर कैसे हैं। अगर किशोरों को सही मार्गदर्शन मिलता है तो वो सही रास्ता चुनेंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक नीति बनाई है। वो कौन सी नीति है? देखो, राष्ट्रीय युवा नीति। राष्ट्रीय युवा नीति जो है वो 1988 में संसद में आ गई थी, लेकिन 2014 फरवरी में यह युवा नीति आरंभ की गई। अब इस युवा नीति के अकॉर्डिंग युवा आयु वर्ग क्या माना गया है? 15 से 29 वर्ष। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बैठ जाता है कभी कभी। अभी हमने पढ़ा वहाँ पर, तो वहाँ पर किशोरों की आयु क्या मानी गई थी? 10 से 19 वर्ष। और यहाँ पर युवाओं की आयु कितनी मानी गई है? 15 से
29 वर्ष। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी 2014 में आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए सक्षम बनाना है और उनके द्वारा भारत को राष्ट्र के समूह में उचित स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। कुल मिला के युवाओं को इस तरह से गाइडेंस करना का उद्देश्य है कि वो अपने लिए एक बेहतर भविष्य का निर्माण करें, और जाहिर है अगर युवा बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे तो उस देश का भविष्य अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। भारत सरकार ने कौशल विकास और उद्यमिता के लिए 2015 में नीति बनाई, जिसका उद्देश्य देश भर में हो रहे कौशल से संबंधित गतिविधियों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करना है। आपने बहुत से स्कूलों में देखा होगा वोकेशनल सब्जेक्ट चलते हैं, वोकेशनल ट्रेड, वोकेशनल सब्जेक्ट चलते हैं, व्यावसायिक शिक्षा चलती है। तो ये जो व्यावसायिक शिक्षा चल रही है वो किस नीति के तहत चली गई है? राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत ही वो वोकेशनल ट्रेड या वोकेशनल शिक्षा चलाई जा रही है। उसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो एजुकेशन हम बच्चों को दे रहे हैं वो कैसी हो, रोजगार परक हो, उनसे बच्चों को रोजगार मिले, वो बेरोजगार ना रहें। ठीक है, ये टॉपिक अपना ख़त्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपन का जनसंख्या संगठन। जनसंख्या भूगोल का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आयु व लिंग का विश्लेषण, निवास स्थान, मानव जातीय लक्षण, भाषा, धर्म, जनजातियाँ, वैवाहिक स्थिति, साक्षरता और शिक्षा, व्यावसायिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब अभी तक हमने अलग अलग टॉपिक पढ़े, अलग अलग पॉइंट पढ़े, जनसंख्या घनत्व पढ़ा, वितरण पढ़ा, जनसंख्या वृद्धि पढ़ा, लेकिन जनसंख्या संगठन क्या है? संगठन का मतलब ही क्या होता है? मिला जुला, मिलकर जो चीज़ बनाई जाती है, मिलाकर जो चीज़ बनाई जाती है। तो संगठन में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? किसी जनसंख्या में लोगों की आयु व लिंग का, वो कहाँ रह रहे हैं, उनके लक्षण क्या है, मानव जातीय लक्षण, उनके सांस्कृतिक लक्षण क्या है, उनकी भाषा क्या है, धर्म क्या है, किस जनजातियों से, किस जातियों से वो आते हैं, उनकी वैवाहिक स्थिति, साक्षर हैं या असाक्षर हैं, उनकी शिक्षा कैसी है, वो क्या व्यवसाय करते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में हैं, द्वितीयक व्यवसाय में। तो इन सब चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम बोलते हैं जनसंख्या संगठन। तो जनसंख्या संगठन में जनसंख्या संगठन को हमने 4 भागों में बांटा है। पहला है ग्रामीण नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन, कार्यशील जनसंख्या का संगठन। मानव के निवास के स्थान के अनुसार जनसंख्या का संगठन सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं का महत्वपूर्ण सूचक है। तो पहला आता है ग्रामीण संगठन। नाम से ही हमें पता चल रहा है ग्रामीण संगठन हम किसे कहेंगे? वह जनसंख्या जो कहाँ निवास करती हो, गाँव में निवास करती हो। और जाहिर सी बात है, अगर जनसंख्या गाँव में निवास करेगी तो वो कौन से क्रियाकलाप में लिप्त रहेंगी? प्राथमिक कार्य में हम पहले पढ़ चुके हैं, पहले जो हमारी जो फर्स्ट बुक है हम उसमें तीनों क्रियाकलाप पढ़ चुके हैं, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप। तो जो गांव में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, गांव में जो जनसंख्या रहती है उसमें अधिकतर, संपूर्ण तो नहीं पर अधिकतर जनसंख्या जो है वो कौन से क्रियाकलाप में लिप्त रहती है? प्राथमिक क्रियाकलाप में। और प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन सी चीज़ें आती हैं? कृषि हो गई, पशुपालन हो गया। तो भारत की कुल जनसंख्या का 68.8% भाग गाँव में निवास करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गाँव हैं। भारत में ग्रामीण जनसंख्या का वितरण भी असमान पाया जाता है। हमने पहले इसी चैप्टर में फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि भारत में जनसंख्या का वितरण असमान पाया जाता है, कुल जनसंख्या का। लेकिन अगर हम गाँवों की बात करें तो गाँव में भी जनसंख्या का वितरण होता है, वो कैसा होता है? असमान होता है। अब कौन कौन से गांव हैं देखो, बिहार, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बहुत अधिक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राज्य हैं कौन कौन से? बिहार, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में गांव अधिक हैं। यहाँ पर गांव में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। जबकि दादरा और नागर हवेली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात निम्न पाया जाता है। तो अगर आपके पास न्यू टाइप
एक नंबर में, एक लाइन में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो राज्य बताइए जहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या जो है वो ज़्यादा पाई जाती है, तो वो राज्य कौन से होंगे? बिहार, सिक्किम, असम और हिमाचल प्रदेश। वह जनसंख्या जो गांवों में निवास करती है, प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है। अब उसके बाद हम बात आती है नगरीय संगठन की। नाम से पता चल रहा है वह जनसंख्या जो कहाँ रहती हो? नगरों में रहती हो और गैर प्राथमिक कार्य में संलग्न होती है। गैर प्राथमिक कार्य से मतलब है कि नगरों में रहने वाली जो जनसंख्या है वो मोस्टली या तो द्वितीय क्रियाकलाप में लिप्त रहेंगी, और द्वितीय क्रियाकलाप में, द्वितीय क्रियाकलाप किसे कहते हैं हम? विनिर्माण कार्य जो होते हैं, विनिर्माण उद्योग होते हैं, कुटीर उद्योग हो गए, वृत्त उद्योग हो गए, लघु उद्योग हो गए। इसके अलावा जो सेवा क्षेत्र हैं, बैंकिंग का कार्य, शिक्षण का कार्य है, उनमें व्यवसाय रूप से उनके ऊपर ये निर्भर होती है इस प्रकार की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या। अब बात डाटा की आती है, आंकड़ों की बात आती है, तो भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% भाग नगरीय जनसंख्या है। उच्च आर्थिक विकास, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी दशाओं में सुधार के कारण ही नगरीय जनसंख्या का अनुपात तेजी से बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है, हम आगे वाले लेसन में हम प्रवास पढ़ेंगे, माइग्रेशन पढ़ेंगे। तो क्या हो रहा है कि गाँवों से जो जनसंख्या है वो निकल के कहाँ आ रही है? नगरों में आ रही है, जिसे हम क्या बोल देते हैं? नगरीकरण बोल देते हैं। तो जैसे जैसे विकास होता जा रहा है वैसे वैसे नगरों में जनसंख्या जो है वो ज़्यादा होती जा रही है। इसका महत्व एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि नगरों में उनको क्या मिलता है? अच्छी फैसिलिटी मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, रोजगार मिलता है। अगर हम नगरों में राज्यों को देखें, मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जैसे राज्यों में नगरीय जनसंख्या का अनुपात उच्च पाया जाता है। ये वह राज्य हैं जहाँ पर नगरीय जनसंख्या अधिक पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद है जनसंख्या का ग्रामीण और नगर में विभाजन निवास स्थान के आधार पर होता है। अब बात आती है नेक्स्ट भाषाई संगठन की। हमने जनसंख्या संगठन के पार्ट पढ़ रहे हैं हम, अब हम पढ़ेंगे भाषाई संगठन की अलग अलग भाषाओं के अनुसार किस तरह से हमने जनसंख्या को डिवाइड किया है। तो ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 173 और 544 के लगभग बोलियां बोली जाती है। 173 भाषाएं बोली जाती हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाएं अनुसूचित हैं। जीके के क्वेश्चन है ये। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, जबकि संस्कृत, मणिपुरी सबसे कम बोली जाने वाली भाषाएं हैं। भाषाओं का वर्गीकरण अभी 2025 में जो 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन आया था, भाषाओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो भारत में 4 प्रकार की भाषाएं बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो पहला है भारतीय, तो उसको हमने डिवाइड किया है यूरोपीय। 73% सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। हम ये संगठन पढ़ रहे हैं, भाषाओं का संगठन पढ़ रहे हैं। दूसरा है द्रविड़, वो कितने प्रतिशत बोली जाती है? 20%। तीसरा है ऑस्ट्रिक या निषाद 1.38%। चीनी, तिब्बती या किरात 0.85%, सबसे छोटा भाषाई परिवार। आगे चलें हम धार्मिक संगठन की अगर हम बात करें तो धर्म लोगों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है। हिंदू भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है जिसमें कुल जनसंख्या का 73.80% भाग सम्मिलित है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश में अधिकांश जनसंख्या जो है वो कैसी है? हिंदू है। मुस्लिम समुदाय 14.2%। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ जिले, उत्तर प्रदेश व दिल्ली के कुछ भाग तथा लक्षद्वीप में सांद्रित है। मतलब यहाँ पे ये जो राज्य हैं इन राज्यों में मुस्लिम समुदाय की जो जनसंख्या है वो अधिक पाई जाती है। उसके बाद है ईसाई जनसंख्या, कितने? 2.3%, अधिकांश देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित है। उसके बाद बात आती है सिख जनसंख्या 1.7%, अधिकांशतः पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में संकेंद्रित है।
भारत के सबसे छोटे धार्मिक समुदाय जैन और बौद्ध हैं, ये बौद्ध हैं। जैनों का मुख्य संकेंद्रण राजस्थान के नगरीय क्षेत्र, गुजरात और महाराष्ट्र में, जबकि बौद्ध सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में निवासित हैं। तो ये इस प्रकार से भी अगर क्वेश्चन आए तो आपको लिख देना है कि इनका जो डिवाइडेशन है, किस तरह से ये वितरित हैं, इस समुदाय के लोग कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। जैन और बौद्ध धर्म के, जैनों का जो सबसे अधिकतर जो जैन हैं वो राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध जो हैं वो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या का संगठन, फिर बात आती है श्रमजीवी कार्यशील जनसंख्या का संगठन, मतलब वह जनसंख्या, वह लोग जो क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, कुछ रोजगार है उनके पास, कुछ काम कर रहे हैं। तो आर्थिक स्तर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को हमने 3 भागों में बांटा गया है। जो काम कर रहे हैं उन लोगों को हमने 3 भागों में बांटा है, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो वर्ष में कम से कम 183 डेज, मतलब 183 दिन या 6 महीने काम करता है, मुख्य श्रमिक कहलाता है। ये डाटा आपको याद रखना है, ये जो डिजिट है ये आपको याद रखनी है, 183 दिन है ना। तो 183 दिन अगर वो काम कर रहा है या 6 महीने काम करता है तो उसे हम मुख्य श्रमिक कहेंगे। अगर वो 183 दिन से कम काम कर रहा है, 183 दिन या उससे 6 महीने से कम दिन काम करता है, तो उसे हम सीमांत श्रमिक कहेंगे। इसके अलावा वह जनसंख्या जो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो उसे हम अश्रमिक कहेंगे। श्रम प्रतिभागिता दर, किसी देश की कुल जनसंख्या में मुख्य व सीमांत श्रमिकों के प्रतिशत को श्रम की प्रतिभागिता दर कहते हैं। देखिए इसकी हेडिंग से पता चल रहा है श्रम प्रतिभागिता दर, कहने का मतलब श्रम में कौन प्रतिभागी है, कौन श्रम कर रहा है। तो हमने जो ऊपर पढ़े हैं श्रमिक, तो इनमें से सिर्फ मुख्य श्रमिक, इसमें से सिर्फ मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक ही हैं जो काम कर रहे हैं। इसलिए श्रम प्रतिभागिता दर में कौन से श्रमिक आएंगे, मुख्य श्रमिक और सीमांत श्रमिक। भारत में सर्वाधिक श्रम प्रतिभागिता दर वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। कितनी प्रतिशत जनसंख्या के साथ? 51.9%। जेंडर के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा देने तथा जेंडर के आधार पर भेदभाव को कम करने तथा इसके दुष्प्रभावों को सामाजिक अभियान रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है। देखिए आपने बहुत सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत से दुकानों पे जो थैलियाँ रहती है उसमें भी लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। तो वो क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये हमारे देश में एक मुख्य समस्या है बेटियों को पढ़ाने की, उनको बचाने की। तो इसलिए ये अभियान चलाया गया। और यह अभियान कब शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा से, ठीक है, पानीपत हरियाणा से शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन। व्यवसाय से मतलब कौन से क्रियाकलाप में लिखते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कर रहे हैं, तृतीय क्रियाकलाप कर रहे हैं। मतलब जनसंख्या जो है वो कौन से क्रियाकलाप कर रही है। तो जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का अर्थ जनसंख्या के कृषि मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप, विनिर्माण द्वितीय क्रियाकलाप, सेवा व्यापार सेवा तथा किसी भी प्रकार के व्यवसायिक क्रियाओं में लगे होने से हैं। सेवाओं मतलब तृतीय क्रियाकलाप। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग 54.6% प्राथमिक क्रियाओं में, ये डाटा आपको याद रखना है। देखिए 54.6% कौन सी क्रियाओं में? प्राथमिक क्रियाओं में। इसका मतलब हमारे देश में जो अधिकतर जनसंख्या है वो कौन से क्रियाकलाप में लिप्त है? प्राथमिक क्रियाकलाप में। उसके बाद है 3.8% द्वितीय क्रियाकलाप में और 41.6% तृतीय क्रियाओं में संलग्न है। तीनों क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुष श्रमिकों की संख्या अधिक है। महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत
अधिक हैं। 2011 की जनगणना में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 संवर्गों में बांटा गया। देखिए यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, एक पॉइंट लिखा हुआ है, महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है। इससे आप क्या चीज़ समझ रहे हैं? इससे हमें पता चल रहा है, इसका मतलब महिलाओं की जो शिक्षित महिलाएं हैं वो कम है, क्योंकि जो शिक्षित महिलाएं होंगी वही तृतीय क्रियाकलाप में जाएंगी, वही सेवा सेक्टर में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद बात आ जाती है 2011 की जनगणना में श्रमजीवी जनसंख्या को 4 भागों में बांटा गया है। कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक, ये इसका डिवाइडेशन है श्रमजीवी जनसंख्या का। भारत में कृषि सेक्टर से श्रमिकों का अनुपात धीरे धीरे घट रहा है तथा द्वितीयक व तृतीयक में हमें यह अनुपात बढ़ रहा है। इस परिवर्तन को देश की अर्थव्यवस्था में सेक्टरीय स्थानांतरण कहते हैं। देखो ये बहुत अच्छी बात है, अगर प्राथमिक क्रियाकलाप से द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलाप में अगर श्रमिकों की संख्या बढ़ रही है तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और इस परिवर्तन को हम कहते हैं सेक्टरीय स्थानांतरण। मतलब एक क्रियाकलाप से दूसरे क्रियाकलाप में बढ़ोतरी को हम क्या बोल रहे हैं? सेक्टरीय स्थानांतरण बोल रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज का कोटेशन, अनुशासन बोझ नहीं, यह तो सफलता की चाबी है। तो ठीक है बच्चों, अनुशासित रहो, खूब तरक्की करो, प्रगति करो। थैंक यू।